बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे, हम लोग चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट का। तो आज जो का टॉपिक हमने करना है वो है थ्री फेज एसी सप्लाई। ठीक है, क्या होती क्या है आप लोगों ने मैं भी सुना, और बड़ी बड़ी मोटरें जो हैं वो है थ्री फेज लगी होती हैं। ये क्या चीज़ होती है? तो कहता है कि भाई थ्री फेज एसी जनरेटर, एक तो पहले हमें पता है कि भाई एसी जनरेटर कैसा होता है। तो कहते हैं हम करते क्या है कि असल में थ्री फेज सीधा सीधा डायरेक्ट जनरेट भी कर सकता है। ठीक है, इनमें असल में फेज है, थ्री फेज है, तो मतलब हमारे पास तीन फेजेस होंगे, फेज डिफरेंस जो है इनमें वो डिफरेंट होगा। तो कहता है कि भाई हमारा जो जनरेटर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग तीन स्लिप रिंग्स यूज़ कर लेते हैं, एक की बजाय तीन स्लिप रिंग्स यूज़ कर लेते हैं। और वो अलग अलग क्या कहता है कि भाई हमारे पास डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हमने इसको रखा होता है। तो हर पार्ट जो है वो कॉयल, जो हर कॉयल है अपनी, वो अपने अलग स्लिप रिंग्स के साथ रखा था। जो हमने आमतौर पर जनरेटर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हम लोगों ने सिर्फ दो स्लिप रिंग्स लगाई थी। तो हमें सिर्फ दो फेज चाहिए होती हैं, एक लाइव चाहिए होता है, एक ग्राउंड चाहिए होता है। ठीक है, तो कहते हैं इसमें क्या होता है कि हर फेज़ का अपना एक स्लिप रिंग रखा जाता है और उसको रोटेट करवाया जाता है और वो जनरेट कर देता है हमारे पास। तो ये डायग्राम आपको ऊपर नज़र भी आ रही है कैसे। अब कहता है कि भाई होता क्या है बेसिकली थ्री फेज़ के अंदर। तो कहता है जो हम 360 डिग्री के ऊपर पूरी की पूरी एक कॉयल रोटेट करती है। तो कहता है हम तीन कॉयल लगा देते हैं और ऐसे लगाते हैं कि उन तीनों के दरमियान आपस में जो है वो 120 डिग्री का फ़र्क होता है। तो बेटा 120 डिग्री एक में, फिर 120 डिग्री और फिर 120 डिग्री, तो जो टोटल वो है 360 डिग्री आपका कंप्लीट हो गया। तो कहता है इनका जो आपस में फ़र्क रखा जाता है वो 120 डिग्री। इसका मतलब है ये लोग एक दूसरे को लैग और लीड अगर करेंगे तो वो 120 डिग्री के एंगल के फ़र्क के साथ करेंगे। तो सेम चीज़ ये कहता है कि अगर हम लोग ये देख लें कि इनके फेज़ का जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री का फेज़ डिफरेंस आ रहा होगा। इसका मतलब है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम दोनों को फेज़ का डिफरेंस निकालना चाहें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि भाई वो आपके पास 120 डिग्री का फ़र्क आ रहा होगा। तो कहता है कि आम अगर इस देखें डायग्राम के अंदर, तो बेटा रेड है जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा वैल्यू, वहाँ पे गौर करो कि बाकियों का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो नीचे है। कहता है इन दोनों का जो आपस में फ़र्क आ रहा होगा फेज़ का वो 120 डिग्री का। 120 डिग्री पे जाके जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो नेक्स्ट की भी 120 डिग्री पे जाके मैक्सिमम वैल्यू देगा। इट मीन्स डैट व्हेन द वोल्टेज बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स इज जीरो, कि जो हमारा बेटे पहला जो पेयर है, मतलब तीन जोड़े होते हैं, तो पहले जोड़े के अंदर अगर कहता है जीरो हो जाएगा तो वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स इज 120 डिग्री। ठीक है, तो जो कहता है कि जो दूसरा जोड़ा होगा, मतलब पहला अगर तीन लगी हैं तो पहले सेट के अंदर अगर डिफरेंस इनका आपस में जीरो आ रहा है, तो जो कहता है सेकंड पेयर होगा हमारे पास, उनमें जो फ़र्क आ रहा होगा वोल्टेजेस के अंदर वो बेटा 120 डिग्री का आ रहा होगा। तो इसीलिए कहता है कि जो वोल्टेज जनरेट होता है थर्ड पेयर के अक्रॉस विल हैव फेज डिफरेंस ऑफ 240 डिग्री। तो कहता है दो के दरमियान 120 डिग्री का फ़र्क आएगा, तो जो तीसरा होगा, ठीक है, उसका अगर हम फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें तो वो बेटा क्या बन जाएगा, उन दोनों को सम अप करके वो 240 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो कहता है कि ये होगा क्या, क्या करता क्या, कहता है क्योंकि ये 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, ठीक है, किसी भी दो लाइंस के दरमियान। तो कहता है कि भाई उस फेज शिफ्ट की वजह से जो वोल्टेज होता है किसी भी दो लाइंस का आपस में जो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आप डायग्राम गौर करो तो ये बेटा ए पॉइंट है एक, फिर ये डी और सी सेम लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, तो हम इनको एक पॉइंट ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि ए पॉइंट है, फिर सी पॉइंट है और फिर ये बी पॉइंट है। तो कहता है हम ए और सी का अगर आपस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो कितना है, 400 वोल्ट्स है। सी और बी का अगर हम आपस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो भी क्या है, 400 वोल्ट है। ठीक है, ये तमाम तीनों के तीनों कनेक्शन है जहाँ से हमें आउटपुट मिल रही है। और एक आपका थर्ड पॉइंट, फोर्थ जो है आपको नज़र आ रही है, तो बेटा ए पॉइंट है, फिर डी और सी एक सेम सिंगल लाइन के ऊपर है, फिर बी है, और एक तीसरी नीचे आपको नज़र आ रही होगी, ये बेटा ग्राउंड की है, मतलब जिस तरह हम लोग घरों के अंदर न्यूट्रल वायर कह देते हैं, तो ये बेसिकली आपका वो न्यूट्रल है। तो कहता है कि अगर हम किसी भी दो लाइंस के दरमियान थ्री फेज के अंदर होती है, आपस में 120 डिग्री का फ़र्क होता है, लेकिन कहता है जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है किसी भी दो लाइन ए से लेकर सी के दरमियान 400 वोल्ट्स का फ़र्क है, और सी से लेकर बी के दरमियान जो है इन दो लाइन पावर में भी जो फ़र्क है पोटेंशियल डिफरेंस का वो 400 वोल्ट का है, मतलब पोटेंशियल का ये डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा। तो कहता है होगा क्या, लेकिन कहता है इनका न्यू अगर आप ग्राउंड के साथ इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना शुरू करो, तो कहता है बी से लेकर ग्राउंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 230 डिग्री आता है। सी से लेके जो बेटे आपका क्या है ग्राउंड का आता है वो भी 230 डिग्री का ही आता है, मतलब वही हम कह सकते हैं कि 220 जो डिग्री सॉरी कह रहा हूँ 220 वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन कहता है इन जो थ्री फेज सप्लाई बाहर से आ रही होती है उनका आपस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400 वोल्ट्स का होता है। ठीक है, तो अब कहता है कि हम जो चाहें कनेक्शन इसमें से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं अब। ठीक है, अब हम हमारा दिल कर रहा है अगर यूज़ कर रहे हैं जनरल, क्योंकि आमतौर पे हमारे जो घरों में होता है वो सिंगल फेज होता है और वो 220 वोल्ट ही रहता है फ़र्क।
वो 220 वोल्ट से ना इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है, वो वहीं पे स्टिल रहेगा। लेकिन क्या कहता है कि जो 3 फेज़ होता है इसमें हम चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक और लोड को डिवाइड भी कर सकते हैं 3 फेज़ के अंदर। तो वो यही कहता है कि ये जो फ़र्क बताया कि अगर हमें 400 की ज़रूरत पड़ गई है तो फिर हम ऊपर वाला ए और सी के दरमियान से पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे। अगर हमें 220 वोल्ट की ज़रूरत पड़ गई है तो फिर हम नीचे वाले जो ग्राउंड के दरमियान जो रिलेशन है यहाँ से हम आउटपुट लेके अपना काम करेंगे। तो कहते हैं इसका जो फ़र्क है ये बड़ी-बड़ी असल में कहाँ पे यूज़ होता है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, जहाँ पर बड़ी हैवी मोटर वगैरह यूज़ करनी होती है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। ठीक है। हैविंग 3 फेज सप्लाई इज दैट द टोटल लोड ऑफ द हाउस और फैक्ट्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अब इसका मेन बेनिफिट क्या है कि आपका जो लोड है, फॉर एग्जांपल घर में हम छोटी मोटर लगाई हुई है, वो सिंगल फेज पे चल रही है, फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी बड़ी मोटर्स लग रही होती हैं। अब उसको 220 पे चलाओ, ठीक है, या सादा सी मिसाल है, आप लोगों का घर का एसी है, उसको आम किसी स्विच के अंदर रख के चलाओ, चला सकते हो? नहीं चला सकते, क्योंकि बेटे आपको पता है कि एसी का लोड ज़्यादा होता है। तो 3 फेज जो हमारे पास सप्लाई है, ये बेसिकली हमें ये मौका फ्राहम करती है कि हम क्या करें कि हाई वोल्टेज की जो इनपुट है वो भी ले सकते हैं, और हमारा जो लोड है सारा का सारा, जो हैवी लोड है वो 400 पे चला जाता है, जो कम लोड वाली चीज़ें हैं वो 230 पे चलती रहती हैं। तो बेसिकली पूरी एक लाइन के ऊपर सिंगल लोड नहीं होता, लोड डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से तारें पिघलती नहीं है या जलती नहीं है, शॉर्ट सर्किट्स बड़े कम होते हैं। ठीक है। तो कहता है कि हमारा जो है वही अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई ऑपरेट की, जो स्पेशल अप्लाइंसेज हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स हैं, तो कहता है हम आसानी से 400 का इनपुट भी ले सकते हैं, लेकिन 400 वोल्ट्स का भी। लेकिन आमतौर पे जो घर में सिंगल फेज है वो हमारा 220 ही चल रहा होता है। ठीक है। तो ये तो था हमारा एसी सप्लाई का। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो बेटा वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कि होती क्या है, इनको पैदा कैसे किया जाता है, ये क्या चीज़ें हैं। तो कहता है सबसे पहली चीज़ कि वो वेव्स जिनको क्या कहता है प्रोपोगेट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी वेव्स हैं बेटा, आपकी ये जो लाइट है, रोशनी है, ठीक है, और इनकी स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, और मोबाइल के सिग्नल जो रेडियो वेव्स हो गई, आपकी माइक्रोवेव्स हो गई, जो मोबाइल के सिग्नल हैं ये रेडियो वेव्स वगैरह में आती हैं। तो कहते हैं इनमें देख लो, आपको बेटा कमरे बंद हो, तहखा ना हो, जो मर्जी हो, आपके मोबाइल के सिग्नल्स पहुँच जाते हैं। तो इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये हर चीज़ के अंदर से पास कर जाती हैं, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह दिया जाता है। इसके बाद बेटा कहता है कि भाई अगर हम इनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करें तो इनको क्लासीफाई किया जाता है, ये रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव, इनकी डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। उनमें से बड़ा छोटा एरिया है विजिबल लाइट का, जो हमें नज़र आता है, ठीक है, जो हमें नज़र आता है। बाकी तमाम एनर्जी का स्पेक्ट्रम है, इंफ्रारेड है, ये सारा कुछ है, लेकिन वो हमें नज़र विजिबल रीजन में नहीं, लेकिन वो होती हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि भाई ये पहले फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट जो दिया था ये मैक्सवेल ने इक्वेशंस के जरिए फार्मुलेट किए थे, डिफरेंट फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। कि आपका पहले तो मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया गया, फिर मैग्नेटिज्म को स्टडी किया गया, फिर मैक्सवेल ने बेसिकली इन दोनों को इकट्ठा स्टडी किया कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फिनोमेना जो है, तो उसने इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव की कुछ, जो इनको एक्सप्लेन करती थी इनके बिहेवियर को आपस में। तो उसूल उसने क्या बताया था, कहता है कि जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है। ठीक है। ये आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों का फ़र्क है। तो कहता है बेसिकली जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो क्या पैदा कर देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है। और जब आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देती है। और ये तो आपने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा है कि जब भी कहीं से करंट पास करता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देता है। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वो क्या कर देता है, वो करंट सेल्फ इंडक्शन, अगर आपको याद हो कि वो उसमें ही करंट इंड्यूस कर देता है, तो करंट पैदा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो ये कहता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ये अल्टरनेट करती रहती है, चेंज करती रहती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड किसको पैदा कर देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यही फिनोमेना क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर देता है। तो कहता है उसूल बुनियादी तौर पे जो प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन है, कहता है वो यही है कि भाई जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्या करेगा, चेंज होगा, वो क्रिएट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो क्या क्रिएट कर देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड। तो कहते हैं कंसीडर कर लो कि हमारे पास एक बॉडी है, उसमें एक दरमियान में कोर है, ठीक है, ठीक है, एक रीजन है, कोर है दरमियान के अंदर, हमने उसको कह दिया ये ए बी है, और जो उसका आउटर शेल है सिलेंडर की शेप का, हमने उसको सी डी का नाम दे दिया। कहता है अगर क्या हो, इफ़ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस इन द रीजन ऑफ स्पेस ए बी, जो दरमियान वाला हिस्सा है ए बी इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, कहता है अगर इसमें हम क्या करें, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे दरमियान वाले हिस्से के अंदर, तो कहता है दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग। तो होगा क्या कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है। तो कहता है जो इसके इर्द गिर्द एरिया जिसको हमने सी और डी का नाम दिया हुआ, कहता है इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैदा कर देगा। बाकी याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है, दरमियान में ए बी वाला जो आपको ब्लू कलर का रॉड नजर आ रहा है इसमें। और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा जो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स हैं सी और डी जिसको नाम दिया उसके अंदर।
तो कहता है क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सी डी विल कॉज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट। अब जाहिर सी बात है, सीधी सीधी बेटे कि अब उसके इर्द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सी डी में। अब सी डी में जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, इसका मतलब है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो वो क्या कर देगा कि भाई वो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर देगा। तो कहता है कि यही कहता है कि द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सी डी विल कॉज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट ड्यू टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन द स्पेस सराउंडिंग सी डी। अब ये देखो उससे आगे जा रहा है, सबसे दरमियान में हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके बाहर दायरा जो है उसके अंदर क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस बाहर वाले सी डी के अंदर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ तो सी डी से भी जो बाहर का एरिया है, ठीक है, जो उससे भी बाहर का एरिया होगा उसमें क्या कर देगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देगा। वही मैग्नेटिक फील्ड अगले फिर उससे बाहर वाले एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो उससे आगे, तो इसी तरह कहता है सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहेगा। आपने जो चीज़ चेंज की है वो दरमियान में जिस मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो इसी तरीके से क्या कहता है कि बेटा आगे आगे तो प्रोपेल धक्का देते रहते हैं, मतलब दरमियान सबसे दरमियान वाले रीजन के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, फ्लक्स चेंज किया, उसकी वजह से उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उससे बाहर वाले एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा से हो गया, फिर उससे बाहर वाले में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कहते रहते हैं, अल्टरनेट करते रहते हैं, ठीक है। तो कहता है दस द ईच फील्ड विल जनरेट द अदर। तो कहता है हर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगी। तो कहते हैं एक होल पैकेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप हो जाता है, और किस डायरेक्शन के अंदर, ये बाहर को, मतलब देखो सेंटर में चेंज हो रहा था तो सेंटर से बाहर की तरफ को मूव करना शुरू कर देता है पूरा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दे दिया। अब अगला जो हिस्सा उसको हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन इसकी, ये एक जगह से दूसरे का ट्रांसमिट कैसे कर रहा है। हमने अगर इसको दूसरी जगह भेजना है, जैसे सिग्नल्स भेजने हैं एंटीना के जरिए, तो ये कहता है कि हम लोग जो आमतौर पर सेटअप यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं कि हम लोग एक इंडक्टर लेते हैं, उसके साथ हम अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स लगा देते हैं, और फिर एक एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, उसकी बेस के अंदर आप देखो ग्राउंड किया हुआ है और एक इंडक्टर उधर लगाया हुआ है। तो आप लोगों को बेटा म्यूचुअल इंडक्शन का तो पता है प्रोसेस, कि जब एक कॉयल के अंदर या एक इंडक्टर के अंदर हम करंट चेंज करते हैं और उसकी वजह से उसमें क्या चेंज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसकी चेंज होती है। तो कहता है यही क्या कर देगा, इंड्यूस कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर, जो पास पड़ी हुई कॉयल है उसके अंदर। तो अल्टरनेटिव करंट क्योंकि पोलैरिटी लगातार तब्दील करता है, तो यही काम कहता है आपके उस एंटीना के जो नीचे बेस में इंडक्टर मौजूद है उसमें होगा। तो बेटा जब उसके अंदर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो एंटीना भी तो किसी मेटल के साथ मिलकर बना है, उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यही कहता है कि और आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही हैं, ऑस्किलेट कर रही हैं। ऑस्किलेट का मतलब कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर मैग्नेटिक फील्ड है, फिर इलेक्ट्रिक है, फिर मैग्नेटिक है, फिर इलेक्ट्रिक है, फिर मैग्नेटिक है। तो ये ऑस्किलेशंस कर रही हैं, मतलब आपकी बदल रही हैं। तो कहता है इसी तब्दीली की, ऑस्किलेशन की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि वो एक्सेलरेट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे और अपनी पोलैरिटीज़ को लगातार तब्दील करेंगे, एंटीना के अंदर चेंज होगा। तो कहता है इसी चेंज की वजह से आपकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, वो जो एंटीना है उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफ़र होगी, और वो एनर्जी क्या करेगा, हवा में मौजूद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गैसेस मौजूद हैं, ये उनको ट्रांसफ़र करेगा। तो इसी तरह से क्या कहता है कि आपका एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि बेटा चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। तो यही कहता है कि द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट या खारिज करता है एनर्जी कैरिड बाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है उसकी वजह से वो रेड करता है एनर्जी। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहता है इसी वजह से जो एक दूसरे को ये चेंज कर रहे हैं, प्रोपेल करते हैं, और इसी तरह से आपका जो सिग्नल है पूरा इलेक्ट्रिक का, वो एंटीना के ज़रिए हवा के अंदर क्या कहता है, दूर दूर तक ट्रांसमिट हो जाता है और ये जा सकता है। इसी तरीके से ठीक है, सिग्नल हमने ट्रांसमिट कर दिया, जो आपके जितने बड़े बड़े टेलीविजन हैं या स्टेशन हैं इन पे ऐसे यही यूज़ किया जाता है उसूल, आपके मोबाइल के जो टावर्स हैं उसमें भी। अब कहता है ठीक है हमने सिग्नल सेंड तो कर दिया, अब उस सिग्नल को हम रिसीव कैसे करेंगे। तो जिस तरह हम लोगों ने इधर क्या किया है, आपको याद है कि बेटा हम लोगों ने रेजोनेंट सर्किट्स किए थे। तो हम लोग बेसिकली रेजोनेंट सर्किट्स हैं वो यूज़ करते हैं, और वो क्या करते हैं, आपको अगर याद होगा रेडियो के अंदर जब हम उसकी नोब को घुमाते हैं तो असल में वो फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करता है। आप अब भी रेडियो को जब कभी ट्यून करो तो आप देखोगे वो आपको फ्रिक्वेंसी बताते हैं कि हमारा जो चैनल है वो किस फ्रिक्वेंसी पे है। तो जो बेसिकली वो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन होता है वो अपनी एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है, और जो रिसीवर होता है जिससे हम रेडियो यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं कि अपने वही रेजोनेंट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए उसके अंदर कैपेसिटेंस और इंडक्टर की वैल्यू को चेंज करते हैं और एक ख़ास फ्रिक्वेंसी पे उसको ट्यून करते हैं। तो अगर तो हमारी वो वाली फ्रिक्वेंसी क्या हो कि मैच कर जाए रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी के साथ, तो हम कहते हैं कि ये रेजोनेट हो गया और हमें सिग्नल रिसीव होना शुरू हो गया।
तो कहता है यही हमारा एलसी के इंडक्टर कैपेसिटर का वही आपने एंटीना के नीचे लगाया हुआ है। अब ये जो कैपेसिटर ये वेरिएबल कैपेसिटर है, मतलब कि हम इसकी कैपेसिटेंस को तब्दील कर सकते हैं। आपको याद होगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का बेटे फार्मूला कि एफ आर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल एल सी, ठीक है। अब इसमें हम कैपेसिटर की वैल्यू को जब चेंज करते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती जाएगी। तो जैसे ही कहता है, और क्योंकि सिग्नल्स देखो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हर वक्त मौजूद है, लेकिन आप हर वक्त उसको सुन नहीं पाते। तो एंटीना है जो आपको पता है पीछे भी एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हर वक्त एक्सेलरेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका रेजोनेंट स्ट्रक्चर सर्किट है ये काम करता है गेट का, दरवाजे का। तो जैसे ही इनकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है उन इलेक्ट्रॉन्स की फ्रिक्वेंसी के साथ जो आपके एंटीने के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो जैसे ही इनके दरवाज़ा मैच करता है या फ्रिक्वेंसी मैच करती है तो इनका फ्लो बेसिकली शुरू हो जाता है। तो वो यही कहता है कि जब भी आपकी फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव की पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन से रिस्पॉन्ड करती है, प्रोड्यूस होती है, तो करंट ऑफ दिस सिग्नल बिकम्स मैक्सिमम एंड कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। तो कहता है कि आपका जो करंट है वो रिसीव होना शुरू हो जाता है, आपका करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये सर्किट का रेजोनेंट स्ट्रक्चर सर्किट का ये कमाल है कि सिर्फ वो उसी फ्रिक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही रिसीव करेगा और बाकियों को रिसीव नहीं करेगा। इसी वजह से कहता है कि रिसीवर यूनिट पे हमें सिग्नल रिसीव होना शुरू हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें डिटेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर उसी डिटेक्ट सिग्नल को हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, तो स्पीकर के साथ जोड़ते हैं, तो वो हमारी जो है वो क्या कहती है, वो जो सिग्नल था इलेक्ट्रिकल वो बेसिकली आवाज़ में तब्दील हो जाता है, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही थी रेडियो पे वो हमें रिसीव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो तो एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।